Hello everyone, welcome to the live class of Harmony Creative Mind and Development Society. बेसिकली ये क्लास होने वाली है अबाउट कंटेंट क्रिएशन। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है बिफोर मैं कुछ भी स्टार्ट करूँ उसमें आप सबको बताना चाहता हूँ। सो बेसिकली मैं बहुत अर्ली स्टेज पे यूट्यूब पे आ गया था 2010 11 12 के आसपास में ही, और बट मैं उतना एक्टिव क्रिएटर नहीं था, बट आई वाज एक्चुअली इनटू द गेम। एक आध छोटे मोटे 2 4 5 वीडियोस डाले थे। उस समय की जो भी सोच समझ थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने सारी चीज़ों को करा था। बट जब भी हम यूट्यूब पे बाकी के कंटेंट को देखते थे ना, तो हमें ऐसा लगता था कि यार वाओ कितने अमेजिंग तरीके से सब कुछ शूट किया हुआ है। बिकॉज उस समय पर एक्चुअली शूट करना ये सब चीज़ें हम सिर्फ मूवीज़ में ही देखते थे और छोटी मोटी कमर्शियल एड्स पे देखते थे, बट उसके अलावा हमें इफेक्ट्स से लेके जो भी कंटेंट क्रिएशंस की सारी एसेंशियल्स हैं वो हमें पता ही नहीं थी। उस वजह से उस समय कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती थी, बहुत ज़्यादा गट लगता था, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता था, जो कहीं ना कहीं मेरे से मिस आउट हो रहा था। बट मैंने स्टिल कंटेंट धीरे धीरे करता रहा। अभी कुछ लास्ट 3 4 5 सालों में मैंने थोड़ा सीरियसली लिया इस कंटेंट को, और मैंने सोचा कि नहीं अब थोड़ा सा कंटेंट बनाते हैं। बट फिर वही हर कंटेंट क्रिएटर की तरह मैंने भी एक छोटी सी गलती करी कि मैंने हर नीश में कंटेंट बना दिया, क्योंकि उस समय पर हमारे को कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं होता, और मुझे ऐसा लगता कि ठीक है यार ये भी चल रहा है तो ये भी बना दो, ये भी चल रहा है तो ये भी बना लो, जो एक गलत स्ट्रैटेजी नहीं है, बट स्टिल आप उससे ग्रो नहीं कर पाते। तो मैंने खिचड़ी पका दी अपने यूट्यूब पे, और वो खिचड़ी पकाने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो कभी कुछ चीज़ काम कर रही है और कभी कुछ चीज़ काम नहीं कर रही, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था। अब इस पूरे प्रोसेस में मैंने एक चीज़ को समझ लिया, अगर मैंने कुछ पाया नहीं तो मैंने कुछ खोया भी नहीं, बिकॉज मैंने एक चीज़ सीख ली कि कंटेंट अलग अलग नीशेस का बनता कैसे है। मैंने बहुत आसानी से समझ लिया कि डांस कंटेंट कैसे बनता है, मैंने बहुत आसानी से समझ लिया कि म्यूज़िक के लिए कंटेंट कैसे बनाऊँ आप, या आप कुछ क्रिएटिव आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल, जिमनास्टिक्स, एक्रोबैट्स, कुछ भी जो भी आप कंटेंट बनाना चाहते हो, चाहे फूड नीश का कोई कंटेंट कर रहे हो, फैशन नीश का कोई कंटेंट कर रहे हो, वो सब चीज़ें हमको बहुत ईजिली समझ में आने लगी मुझे पर्सनली। उसके बाद फिर मैंने थोड़े टूल्स एंड ट्रिक्स को सीखा, समझा, और आफ्टर ऑल माई प्रैक्टिकल प्रैक्टिस मैंने फाइनली सोचा कि जब मुझे मौका मिला हार्मनी क्रिएटिव माइंड के साथ एक कोर्स को डिज़ाइन करने का, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो इसको हम करते हैं। तो आज इस लाइव क्लास में हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। स्पेशली ये काफ़ी सारे वीडियोस का एक एपिसोड सीरीज टाइप होगा, तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग सारी वीडियोस को आराम से देखिए। हमने इस वीडियोस को बहुत ही आपके लिए नॉर्मल, जैसा हमने लाइव क्लासेस कर रहे हैं अभी हम सामने, उसी को उठा के हम सीधा यूट्यूब पर डाल देंगे, सो दैट आपको जो एग्जैक्ट बेनिफिट मिला है वो ठीक हमारे बाकी के व्यूअर्स को भी मिले। और इससे पहले हम कोर्स स्टार्ट करें, मेरे को एक चीज़ और बतानी है कि हार्मनी क्रिएटिव माइंड एंड डेवलपमेंट सोसाइटी में हम और भी बहुत सारे तरीके के कोर्सेज को लॉन्च करेंगे, जो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जिसमें आपको बेसिक और एसेंशियल लेवल तक का पूरा आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको सीख के उसको और प्रोफेशनल लेवल पे करना है, हम आपको उसमें भी सपोर्ट करेंगे। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, आप किसी भी तरीके का कंटेंट बनाते हो, किसी भी नीश में हो, या कोई भी बिजनेस आप क्रिएट कर रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि आपको उस बिजनेस के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, या फिर आपको कोई स्ट्रैटेजी के लिए कोई हेल्प चाहिए, या किसी भी तरीके से उसको डिज़ाइन करने के लिए, आपको हार्मनी क्रिएटिव माइंड डेवलपमेंट सोसाइटी उसमें भी मदद करेगा। तो अभी हम वापस आते हैं और मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि इस पूरे कोर्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं। बेसिकली हम इस पूरे कोर्स में जो पढ़ने वाले हैं उसमें मॉड्यूल 1 में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग कंटेंट क्रिएशन फंडामेंटल्स सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमें फंडामेंटल्स नहीं पता होंगे कंटेंट क्रिएशन के लिए तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है वो पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे टारगेट ऑडियंस एंड नीश कैसे होता है हमारा, और जो फोर्थ है वो है कंटेंट क्रिएशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो आज के वाले वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बट इसके आने वाली वीडियोस में हम मॉड्यूल 2 में आइडिएशन एंड प्लानिंग पढ़ेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 3 में कंटेंट क्रिएशन एंड टेक्निक्स पढ़ेंगे। मॉड्यूल 4 में हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे, और जो हमारा मॉड्यूल 5 है उसमें हम ऑडियंस एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मॉड्यूल 6 जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। उसके बाद आता है मॉड्यूल 7 जिसमें हम पढ़ेंगे मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज, आप अपने कंटेंट को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो। मॉड्यूल 8 में हम पढ़ेंगे लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस, जो आपको अपने कंटेंट को प्रोड्यूस करते समय दिमाग में रखने की ज़रूरत है। मॉड्यूल 9 में हम पढ़ेंगे स्केलिंग योर कंटेंट क्रिएशन एफर्ट्स, तो बेसिकली अपने एफर्ट्स को और कैसे स्केल करके आप और इम्प्रूवमेंट के साथ ज़्यादा रिजल्ट्स पा सकते हो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मॉड्यूल 10 में हम पढ़ेंगे एडवांस कंटेंट क्रिएशन टेक्निक, मतलब बेसिकली अभी आपने एक बेसिक लेवल पे सब कुछ पढ़ लिया है, पर एक एडवांस लेवल पे आप कैसे पढ़ोगे, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद मैं आपको दूंगा कोर्स का एक प्रोजेक्ट जिसको आपको हमें सबमिट करना है, और जो भी कंटेंट क्रिएटर हमको बहुत अच्छा लगेगा
उस कंटेंट क्रिएटर के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम उसके बेसिक स्टार्ट के लिए हम उसके लिए कंटेंट भी डिज़ाइन करें, हम उसके लिए सारी स्ट्रैटेजी प्लान करें और हम उसको जितना हद तक हो सकता है हम उसके कंटेंट को शूट करके भी उसको दें। तो बेसिकली आपको हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो सोसाइटी है, उससे जितनी हेल्प हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएटर, वो सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अभी बात कर लेते हैं मॉड्यूल 1 जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट कंटेंट क्रिएशन और उसके फंडामेंटल्स क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि कंटेंट क्रिएशन का इंट्रोडक्शन क्या होगा। मतलब बेसिकली आपको के साथ मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन को हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं चीज़ों को, और एग्जैक्टली अपग्रेड करने से पहले कंटेंट क्रिएशन होता क्या है वो पढ़ना। तो सबसे पहले हम जिस पॉइंट पे हम बात करेंगे अबाउट व्हाट इज़ कंटेंट क्रिएशन। सो सबसे पहले अगर आप कोई पेन या पेपर लेके नहीं बैठे हो तो साथ में लेके बैठ जाओ अभी, क्योंकि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एक नोट डाउन करके एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना। सो इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं अबाउट कंटेंट क्रिएशन, तो कंटेंट क्रिएशन बेसिकली होता है जब भी आप अपनी किसी भी जो आपकी बॉडी एक्चुअली कर सकती है, या आपके पास ऐसा कोई भी टैलेंट है जिसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो लोगों के सामने, आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, उससे बेनिफिट कर सकते हो, या कुछ भी ऐसा कर सकते हो, उसके ऊपर जब हम कोई पीस ऑफ डेटा, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करते हैं, और शेयर करने से पहले जो उसको हम शूट करते हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, उसको बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन टाइम के साथ बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। पहले हमारे जब हम छोटे थे तो हम लोग ऐसे ही गूगल पे सर्च करते थे कुछ भी, और हमें काफ़ी सारे ऐसे 5 वेज ऑफ ये, 5 वेज ऐसा, 10 बेस्ट प्लेसेस, ये सब कुछ मिल, ये भी बेसिकली कंटेंट ही है। बस ये कंटेंट वीडियो फॉर्म में नहीं है, ये कंटेंट टेक्स्ट फॉर्म में है। और जो भी वो ब्लॉगिंग करते थे, बेसिकली ब्लॉगिंग, इसको आप कंफ्यूज मत हो जाना ब्लॉगिंग के साथ। ब्लॉगिंग जो लोग करा करते थे वो लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन, ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे राइटअप्स को इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट पे डाला करते थे, जहाँ से हम वो कंटेंट को देख के ये समझ लेते थे कि हाँ चलो ठीक है, ये चीज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ अवेलेबल है। तो वो उस समय पर उस तरीके का कंटेंट क्रिएशन करते थे। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन और भी बहुत सारे तरीके में आया, ऑडियो फॉर्म में आया, वीडियो फॉर्म में आया। तो इस समय पर ऐसे अनगिनत प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे क्विकली अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले इंस्टाग्राम, जो सबका बहुत फेवरेट है, आई एम श्योर आपका भी रहा होगा तो आपको पता होगा। एक चीज़ और मैं बोलने से पहले बोल देता हूँ, लाइव क्लास के बाद मैं सबके डाउट्स लूँगा, अभी मैं बेसिकली कंटेंट को रन करता हूँ पूरा। सो सबसे पहले हम बात कर रहे थे इंस्टाग्राम के बारे में। तो इंस्टाग्राम क्या है बेसिकली? सो इंस्टाग्राम इज़ अ शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म एंड एट द सेम टाइम एक पिक्चर शेयरिंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहले इंस्टाग्राम जब स्टार्ट हुआ था तो वो एक पिक्चर शेयरिंग प्लेटफॉर्म की तरह ही हुआ था। उसमें आप अपने जहाँ पर भी जा रहे हैं आप वहाँ का चेक इन करके वहाँ पर फोटो वीडियो डाल सकते थे, और लोग उसको देखा करते थे, लोग आप उसको एंगेजमेंट दिया करते थे, और उस तरीके से आपको वो एक पूरा प्लेटफॉर्म मिला हुआ था। विद टाइम बहुत सारे नए फीचर्स आए उसमें, जैसे IGTV आया। IGTV में बेसिकली क्या होता था, एक लंबे फॉर कंटेंट पीस को आप डाल सकते हो, 10 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, जिस तरीके भी कंटेंट पीस होते थे। आफ्टर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म को डोमिनेट करते हुए टिकटॉक आगे बढ़ा, तो इंस्टाग्राम ने भी इन पॉइंट्स को कंसिडरेशन में रखा कि यार अगर ये चीज़ बहुत तेज़ी से चल रही है तो ये हमारे प्लेटफॉर्म पे काम कर सकती है। और जैसे ही टिकटॉक का बैन होना इधर उधर स्टार्ट हुआ तो इंस्टाग्राम ने एग्जैक्टली उस प्लेटफॉर्म को तुरंत अडेप्ट कर लिया, उस पर्टिकुलर चीज़ को तुरंत अडेप्ट कर लिया, जहाँ पर शॉर्ट वीडियोस यानी रील्स फॉर्मेट में आप डाल सकते थे। क्योंकि इतना अटेंशन लोगों का जो कंटेंट पे है वो उतना ज़्यादा अब के ज़माने में नहीं रहा है जो पहले रहा करता था। पहले पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन 500, 600, 800, 1000 फ्रेसेस के भी ऐसे हम लोग बैठ के पढ़ लिया करते थे। अभी हमें 15, 16 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में, 1 मिनट में हमको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सारे कंटेंट प्लेटफॉर्म्स ने क्या किया, बेसिकली एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म भी क्रिएट कर दिया। उसमें बहुत सारे मल्टीपल शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि इंडिया में मौज है, थ्रिलर है, चिंगारी है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब ने अपना शॉर्ट स्टार्ट कर दिया है, फेसबुक ने अपना रील स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके के आपको शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो जब भी हम अपनी कोई टैलेंट को या अपना कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर करते हैं, इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन फॉर्म ऑफ वीडियोस, इन फॉर्म ऑफ इन्फोग्राफिक्स, या फिर हम किसी भी और तरीके से लोगों के सामने शेयर करते हैं, तो उस शेयर चीज़ को करने के लिए हमको एक मैटर प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन। सो आई होप आपको कंटेंट क्रिएशन थोड़ा इजीली समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश किया है कि लैंग्वेज को थोड़ा सिंप्लीफाई रखूं, बट हाँ, क्लास के एंड में हम फिर भी इसके डाउट्स लेंगे। यहां से हम चलते हैं जो इंपॉर्टेंस है अबाउट कंटेंट स्ट्रैटेजी।
अब बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है कंटेंट स्ट्रैटेजी की? कंटेंट स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आप रेलेवेंट रहने बहुत ज़रूरी हो, ठीक है ना। कुछ लोगों को जिनको रेलेवेंट नहीं समझ में आ रहा होगा उनके लिए बता देता हूँ। बेसिकली आप लोगों को हमेशा समझ में आने चाहिए। कभी भी ऐसा होता है कि आप जैसे नोटिस करते होंगे कि हम कोई बहुत पहले बचपन में कोई कार्टून देखा करते थे, या हम कोई भी पर्टिकुलर एपिसोड्स किसी भी चीज़ के देखते थे, जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे लिए वो कम रेलेवेंट हो गया, हमको वो कम देखना शुरू कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि अब हमारे लिए कोई नई चीज़ रेलेवेंट होने लगी है, अब हमके कुछ और चीज़ों को हमें समझना है, देखना है और ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमने उन चीज़ों को अब छोड़ दिया। तो इसलिए कंटेंट स्ट्रैटेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंटेंट स्ट्रैटेजी होने के साथ साथ जो कंटेंट स्ट्रैटेजी में कई सारे पॉइंट्स आते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट है ब्रांड। अब मान लो कि मैं डांस का कंटेंट बना रहा हूं या फिर मैं कोई कुकिंग कंटेंट बना रहा हूं, तो जो भी मैं चीज़ को बना रहा हूं वो चीज़ में हमारा सबसे पहले नेम, हमारा टर्म, हमारा डिज़ाइन, हमारा सिंबल, और या फिर ऐसा कोई भी अलग डिस्टिंग्विश फैक्टर है जो हमको एक से डिफरेंट कर सकता है या फिर हमें उससे बेटर सेलर या गुड सर्विसर बना सकता है, उस चीज़ के लिए हमको बेसिकली अपने पूरे कंटेंट पे काम करना पड़ता है जो हमारा ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है यू हैव टू डिफाइन योर ऑडियंस। अभी क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि मैंने सब नीशेस में कंटेंट बना दिया, तो उससे क्या होता है कि जब आप सब नीशेस में कंटेंट बनाते हो ना, तो आपको आपका कोई एक पर्टिकुलर ऑडियंस नहीं रहता। समझ लो आपको कुकिंग वाले लोग देखते हैं, तो अगर आप डांस कंटेंट बनाते हो तो वो आपको नहीं देखेंगे क्योंकि उनको कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो कभी ऐसा एक रील फ्लिक कर लेंगे, एक आध कंटेंट पीस पढ़ लेंगे, बट वो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। सेम तरीके से अगर फिटनेस वाले हैं तो वो जंक फूड का कंटेंट नहीं देखेंगे। तो आपको बेसिकली अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप समझ लो आप हेल्थ कंटेंट बनाते हो, आप फिजिक के ऊपर कंटेंट बनाते हो और पीछे जाके आप किसी को ये बता रहे हो कि यार यहाँ ये फलाना बर्गर अच्छा मिलता है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। तो आपको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑडियंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद हम आ जाते हैं आइडेंटिफाइंग कंटेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब ये पॉइंट क्या है कि बेसिकली गोल मैटर करता है बिकॉज कंटेंट मार्केटिंग और जो डायरेक्शन है, स्पेशली डायरेक्शन और पर्पस है जो कंटेंट मार्केटिंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट रैंडमली, यू हैव टू क्रिएट कंटेंट फॉर स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। अभी क्या है कि अभी जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर मैंने एक तो बोला है कि मेरे को रोज़ के लिए कंटेंट बनाना है, दूसरा है कि मुझे किस रीज़न की वजह से मैं रोज़ कंटेंट बना रहा हूँ। अगर जैसे तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो इंस्टाग्राम पे मैं कुछ भी नहीं डालता। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रैवल कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ जाके मैं जो वर्कशॉप्स, क्लासेस, मास्टर क्लासेस ले रहा हूँ, उन क्लासेस में मैं किस तरीके की बात करता हूँ, मैं किस तरीके का डांस सिखाता हूँ, लोग मुझसे क्या बोलते हैं, मैं लोगों से क्या बोलता हूँ, मैं इसके बारे में लोगों को बताऊँ, सो दैट उनको कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी और एक वो पूरा मेरा एक पूरा आइटनरी दिख रहा हो कि किस तरीके से क्या चल रहा है। ये भी एक अच्छा तरीका है। आप और भी डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। अभी बेसिकली इसको रिक्वायर, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है फॉर आइडेंटिफाइंग गोल्स, ठीक है। डिफाइनिंग टारगेट पर्सनल्स, बेसिकली टारगेट पर्सोनास, कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट रिसर्च, प्लानिंग कंटेंट थीम्स, आपकी कंटेंट की थीम्स किस तरीके की होंगी, प्लस सेलेक्टिंग सूटेबल चैनल्स, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग कंटेंट। अब जैसे कि सिंपल सी बात है, अब मौज है, मौज पे कोई तरीके का कंटेंट चलता है, ज़रूरी नहीं है वो सेम पीस ऑफ कंटेंट आपको इंस्टाग्राम पे भी चलेगा, या फिर इंस्टाग्राम पे जो चलता है वो ज़रूरी नहीं है वो सेम फेसबुक पे या यूट्यूब पे भी चलेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कोई जो भी कंटेंट बना रहे हो वो किस सूटेबल चीज़ के लिए चल रहा है। जैसे एक सिंपल सी बात बताऊँ, आप लिंक्डइन पे अपनी बिकिनी में फ़ोटो नहीं डाल सकते, राइट, क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल अकाउंट है, एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अगर वहाँ पर आप ऐसा कुछ डालते हो तो वहाँ का ऑडियंस डिफरेंट है, वहाँ के लोग डिफरेंट है और वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत कॉन्ट्रडिक्ट होंगी। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू सेलेक्ट द सूटेबल चैनल्स फॉर सूटेबल कंटेंट। उसके बाद यू हैव टू ब्लेंड योर क्रिएटिविटी, योर डेटा इंसाइट्स एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप ये सारी चीज़ों को कर सकते हो। स्पेशली जो एक वेल क्राफ्टेड कंटेंट स्ट्रैटेजी होती है ना, वो आपके पूरे सोशल मीडिया को अपलिफ्ट कर सकती है, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट स्ट्रैटेजी। उसके बाद कंटेंट स्ट्रैटेजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको फोकस करना है टू बिल्ड ट्रस्ट।
अभी क्या है कि कंटेंट, जैसे एक समझ लो, एक सिंपल सी बात है, आपने बीच बीच में बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स देखे होंगे जहां पर वो कुछ फलाना फैक्ट बोल देते हैं और वो फ्लैट बाद में पता चलता है कि वो फैक्ट तो वैसे था ही नहीं, उन्होंने मैनिपुलेट कर लिया उस फैक्ट को। तो जब ये मार्केट में ये चीज़ें निकल के आती हैं तो एक ट्रस्ट फैक्टर डाउन हो जाता है। जैसे एक सिंपल सी बात है, अभी कोई बहुत बड़े यूट्यूबर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो संदीप माहेश्वरी, उन्होंने एक सर्टेन ट्रस्ट फैक्टर को जनरेट कर लिया अपने ऑडियंस के साथ। तो जब भी उनकी ऑडियंस आके कुछ भी देखती है तो उनको पता है कि संदीप माहेश्वरी बोल रहे हैं तो वो सही बोल रहे हैं। या सेम चीज़ हम वॉरेन बफे के बारे में बात करते हैं कि जब भी वो कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देते हैं किसी को, तो एक ट्रस्ट फैक्टर है उनका मार्केट में जो लोगों के बीच में बहुत तेज़ी से लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज में। तो आपको वो ट्रस्ट करना बहुत वो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ऑडियंस के साथ। ट्रस्ट बिल्ड के बाद अगर हम बात करेंगे जिस चीज़ पे कंटेंट स्ट्रैटेजी हमें हेल्प कर सकता है, वो है बेसिकली ड्राइविंग ट्रैफिक। सो अब समझ लो कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा पीस ऑफ कंटेंट सिर्फ इसीलिए बनाता है क्योंकि उसको कंटेंट बनाना है। कई लोग अपनी सेल्स भी करते हैं इससे, कई लोग अपने बिजनेसेस भी करते हैं इससे। तो आपको ड्राइविंग ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेसिकली जब भी आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजीज इस भी तरीके की होगी, उसमें इस टाइप के पर्टिकुलर जो क्रिएटर्स हैं जिनको सेल्स करनी है, जिनको अपने सेमिनार्स करने हैं या फिर आपको किसी भी तरीके की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करनी है, तो आपको ट्रैफिक को ड्राइव करना आना चाहिए। उसके बाद ऑब्वियसली सेल्स तो है ही, वो सेम ही पॉइंट हो जाता है इससे। उसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट स्ट्रैटेजी, वो क्या करता है, आपकी सोशल मीडिया एंगेजमेंट को भी इंप्रूव कर देता है। जैसे कि अगर आपकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है तो उस स्ट्रैटेजी में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि आपकी एंगेजमेंट लगातार आ रही है। मतलब आप जो भी डाल रहे हैं उसमें आपको कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें आपको लाइक्स आ रहे हैं, उसको शेयर्स मिल रहे हैं, उसको लोग सेव कर रहे हैं। इससे क्या होता है, ये एक तो बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प कर सकती है। ऑब्वियसली कई लोग पसंद करते हैं लाइव आना, लाइव आके अपने ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट करना, बात करना, उनसे डिस्कस करना कि क्या चीज़ कैसे चल रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें स्पेशली जो लोग अपनी ब्रांड को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी किसी भी और प्लेटफॉर्म पे, उनका एक तो मार्केटिंग कॉस्ट बच जाता है इससे। ठीक है, प्लस तुम्हारा जो कंटेंट है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, प्लस सोशल मीडिया एंगेजमेंट से आपको बूस्ट करता है। मतलब बेसिकली अगर समझ लो मैंने एक कंटेंट पीस ऑफ कंटेंट डाला कि मैं ऐसा ऐसा करके सबको सब कुछ चीज़ें बता रहा हूँ और अगर आपको कुछ और भी मुझसे आगे सीखना है तो आप ये फलाने लिंक पे क्लिक कर दो। तो बेसिकली क्या होगा, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक अपने आप जनरेट हो रहा है, आपको उसके लिए स्पेशल एफर्ट्स डाल के उसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप एक सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म से उठा के वेबसाइट पे लोगों को लेके आ सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। इस फैक्टर के बाद हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। कंटेंट मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग, पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट फॉर टारगेटेड ऑडियंस ऑनलाइन। ठीक है, तो कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है कि बेसिकली आपका जो कंटेंट है वो इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग ना। आप जैसे मैं अगर फलानी डांस वीडियोस डाल रहा हूँ तो इट्स अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग फॉर माय डांस स्टूडियो। ठीक है, बट ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी तो आपको कंटेंट मार्केटिंग के लिए भी इसमें बहुत एफर्ट लगेगा, बट बहुत अच्छा ऑप्शन है टू प्रमोट योर स्टफ। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको स्ट्रैटेजी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ओरिजिनल कंटेंट कैन इम्प्रूव कन्वर्जन्स। अगर आप कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके कन्वर्जन्स को इंक्रीज कर देता है। द कंटेंट यू पोस्ट इन्फ्लुएंसेस कन्वर्जन। तो बेसिकली कन्वर्जन जितना भी आता है, चाहे वो मैं कोई क्लोथिंग ब्रांड चला रहा हूँ, शूज़ ब्रांड चला रहा हूँ, अगर मेरा कंटेंट स्ट्रैटेजी स्ट्रांग है तो मेरे को कन्वर्जन में बहुत हेल्प होगा। एंड मैं ट्रस्ट के बारे में बता चुका हूँ, द ऑडियंस विल ट्रस्ट यू अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग है तो। इसके अलावा मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स दे देता हूँ कंटेंट मार्केटिंग के लिए। जैसे अभी हम कुछ इंस्टाग्राम को पेजेस को अगर उठा के देखें तो कुछ लोग फाइनेंशियल बहुत सारी एडवाइसेस दे रहे हैं, कुछ लोग सेल्स जैसे शूज़ बेच रहे हैं या कुछ फैशन रिलेटेड कुछ सामान बहुत बेच रहे हैं, कुछ लोग अपनी क्लासेस प्रमोट कर रहे हैं, कोचिंग बिजनेस बहुत हाइप पे है। तो अगर आप देखोगे कि क्या होता है कि जब भी ये लोग बहुत अच्छी सेट एंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों के सामने प्रोवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके कोर्सेज और ये सब चीज़ों में अपने आप ही ग्रोथ देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं अगर आप चाहते हैं, और इसको हम और डिटेल में बात करेंगे आने वाले हमारी क्लासेस में। ओके, दूसरी एक और चीज़, अगर आपकी बढ़िया कंटेंट स्ट्रैटेजी है तो आपका जो सर्च इंजन है ना, मतलब जो आपका बेसिकली आपके बारे में सर्च होगा
वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे एक सिंपल सी बात है, मैंने कंटेंट बनाया, मैंने डाल दिया, मैंने बढ़िया कीवर्ड्स नहीं ऐड किए उसमें, ठीक है, मैंने अपने कंटेंट में अच्छे तरीके से कीवर्ड्स नहीं डाले हैं, मैंने अपने कंटेंट में अच्छे तरीके से चीज़ें नहीं डाली हैं, तो क्या होगा कि विद टाइम कहीं ना कहीं वो मेरी रैंकिंग नहीं शो करेगा। तो इंस्टाग्राम का जिस तरीके से एल्गो हर टाइम चेंज होता रहता है, कभी वो हैशटैग्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, कभी वो पीस ऑफ कंटेंट जो आप शेयर कर रहे हो अपने बायो में या फिर अपने डिस्क्रिप्शन में, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जिस तरीके से आपका ना ये बहुत क्लैरिटी से क्लियर होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली फ्रेम पे क्या चीज़ डाल रहे हो। जैसे एक सिंपल सी बात को समझने की कोशिश करो, अगर मैं एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डालता हूँ, समझ लो मैंने कोई वीडियो डाला, उस वीडियो में मैंने कहीं पर भी अच्छे से बायो में या फिर उसके डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वाई एग्जैक्टली आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो वो बहुत सर्चेबल हो जाएगा। बिकॉज अभी फिलहाल का जो एल्गो चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपका सर्चेबल कंटेंट ही हेल्प करता है। और जितना ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सर्च इंजन्स पे जाते जाएंगे, जितना भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सर्च प्लेटफॉर्म्स बनते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका कंटेंट का रिटन मटेरियल इंपॉर्टेंट होता जाएगा। तो ये एक वो था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी को क्यों इंप्रूव करना चाहिए। अभी हम बात करेंगे आइडेंटिफाइंग टारगेट ऑडियंस एंड नीश, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि आइडेंटिफाइंग टारगेट ऑडियंस एंड नीश के बारे में, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली सबसे पहले 5 स्टेप्स मैं आप लोगों को एक क्लैरिटी में बता देता हूँ। ऑब्वियसली अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका पर्सनली आंसर दूंगा आपको, नहीं तो आप ऑब्वियसली विजिट कर सकते हो हमारे स्टूडियो में, हम आपको वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें समझा देंगे। सो 5 स्टेप्स जो हैं रिफाइनिंग योर नीश के लिए, वो हैं बिगिन विथ रेलेवेंट मार्केट रिसर्च। समझ लो मेरा कोई पर्टिकुलर नीश है, किसी पर्टिकुलर मैटर पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, अगर मैंने उसके बारे में मार्केट रिसर्च नहीं किया कि एग्जैक्टली किस तरीके का प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों को, क्या मांगते हैं लोग, क्या सीखना चाहते हैं लोग, क्या उनकी एक्चुअल बर्निंग प्रॉब्लम है, अगर मुझे ये चीज़ नहीं पता है तो मेरा कंटेंट रेलेवेंट होगा ही नहीं, ठीक है। समझ लो एक सिंपल सा एग्जांपल कि मैं सिंगिंग करता हूँ, ठीक है, और मैं सिंगिंग क्लासेस चलाना चाहता हूँ और उस बारे में मैं कंटेंट बनाता हूँ कि सिंगिंग के ये होता है, वैसा होता है, आपकी ये ऑब्वियसली मतलब जिस तरीके का भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप उसमें ये समझने की कोशिश करते हो कि ठीक है, ये सुर है, ये बेस है, ये स्नेयर है, ये आलाप है, ये ऐसा है, वैसा है, सब कुछ आपने बताया। बट मेरा कंटेंट देख कौन रहा है? देख रहे हैं कोई ऐसे लोग जिनको म्यूजिक में शायद उतना इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप कैसे ये चीज़ पता करोगे कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, किस तरीके से मैं पर्टिकुलर लोगों को ये चीज़ दिखा सकता हूँ? आपको एड्स चलानी पड़ेंगी, ठीक है। बट मैं ये बोलूँगा कि हमें पैसा भी कंटेंट पे क्यों खर्च करना है प्रमोट करने के लिए? ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये नहीं हो सकता कि मैं अपने म्यूज़िक कंटेंट को ही इस तरीके से बता दूं कि आम जनता भी उसको बहुत आराम से देखने लगे। मैं उसमें कुछ फन फैक्ट्स डाल दूं, मैं उसमें कुछ क्रिएटिव हुक लाइन्स डाल दूं, मैं उसमें कुछ क्रिएटिव तरीका डाल दूं, या फिर मैं कुछ ऐसी केस स्टडी शो कर दूं किसी आदमी की जिसने म्यूज़िक के थ्रू कुछ बहुत अचीव कर लिया हो, तो आम जनता तक भी मैं पहुंच जाऊंगा। सो दैट काइंड ऑफ मार्केट रिसर्च इज नीडेड। दूसरा, एनालाइज योर कंपटीशन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर इनिशियली आपके 1000-2000 सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स या कुछ भी ऐसा है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत तगड़ी कंटेंट स्ट्रैटेजी पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आपको क्या करना चाहिए, ऑल यू हैव टू डू इज लाइक सी एंड डू इट। बट ये हर जगह काम नहीं करता। यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेयर आर यू प्लेसिंग योर सेल्फ एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर। मतलब कि एक तो वो हो गया कि हाँ फलाने ने ये गाना चल रहा है, मैंने वो गाने पे फलाने से वीडियो बना दिया, ठीक है। एक हो रहा है ये गाना चल रहा है बट मैं डांस करता हूँ तो मैं डांस का कंटेंट इस पे डालूंगा, एक ये भी तरीका है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे मेरा कंपटीशन है, वो क्या क्या करता है और मैं कैसे डिफरेंटली कर सकता हूँ, इस बात को आपको एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूज़ योर ओन वेबसाइट डेटा। अब जैसे कि इसका एक सिंपल सा पॉइंट ये बनता है कि अगर आप वो कहने की कोशिश ये है कि यूज़ योर ओन वेबसाइट डेटा का मतलब हो गया योर ओन वेबसाइट इज एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर योर आइडियल ऑडियंस, ठीक है ना, एंड हु यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विथ। वैसे भी गूगल एनालिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, आप नोट बना लो इसका। गूगल एनालिटिक्स विल हेल्प यू गैदर बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ईच पर्सन हु टेक्स द टाइम टू विजिट वेबसाइट, ठीक है। अब इसमें क्या है, एज, जेंडर एंड इवन अदर साइट्स
के जो यूजर्स होते हैं ना, वो भी आपको वहां पर बहुत इजीली मिल जाएंगे। गूगल एनालिटिक्स आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। अब ये इनसाइट्स जो है मतलब कैन एंड शुड बी फीड इन योर कंटेंट स्ट्रेटजी। अब आपके ये जो एनालिटिक्स है, इसमें आप जो भी आप रिसर्च करोगे, जो भी चीज़ें देखोगे, वो आपके फीड में होना चाहिए कंटेंट स्ट्रैटेजी के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड विच ऑफ योर वेबसाइट पेजेस आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट वैल्यू एंड द रिजल्ट्स। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी आप समझ सकते हो। तो आपको कौन सी जगह से सबसे ज़्यादा रिटेंशन मिल रहा है, कौन सी जगह से सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, कौन सी जगह से सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट आ रहा है, आपको ये सब चीज़ों को बहुत इजीली मिल जाता है। और ये आपके ऑडियंस और उनकी जो भी नीड है उसके गैप्स को फिल करने में बहुत इजीली हेल्प करता है। और इससे क्या होता है कि ऑब्वियसली आपका एंगेजमेंट इंप्रूव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यूज योर ओन वेबसाइट डेटा। उसके बाद हम आते हैं फाइंड द राइट कीवर्ड इन द फ्रेजेस। ये भी काफ़ी बार देखा गया है कि चेंज होता है, मतलब कई कीवर्ड्स फ्रेजेस दोनों बहुत अलग नहीं है। इट्स जस्ट इट हेल्प्स यू टू प्रमोट योर कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So keyword research is an essential for connecting with audience and being found by the customer who are looking for the product and services or your kind of content, जो भी वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। You will have to understand that the language of your target audience is using what kind of language they're using to find a product or services you deliver, ठीक है। तो अगर मैं बाई चांस कोई बंदा लिख रहा है कि भैया मेरे को बेस्ट टी शर्ट बता दे, तो आपकी कीवर्ड्स और फ्रेजेस में ऐसी चीज़ें आनी चाहिए कि द बेस्ट टी शर्ट एंड द शर्ट इन द टाउन, या जिस तरीके से। सो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करती है, और उस सेम कंटेंट की लैंग्वेज को आपको यूज़ करना पड़ेगा अपने कीवर्ड्स और फ्रेजेस में, जिससे कि ऑब्वियसली बहुत तेज़ी से चीज़ें इंप्रूव होंगी, ठीक है। अभी अंडरस्टैंडिंग नीश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बेस्ट फैक्टर है। बचपन में जैसे हमें कुछ करना नहीं आता था, मम्मी से पूछ लेते थे ना जाके कि मम्मी ये कैसे होगा। ऑडियंस से पूछ लो, उनको स्टोरीज डाल दो, पोल्स डाल दो, उनको मेल्स डालो, कुछ भी डालो, उनका फीडबैक लो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है अपनी नीश को, अपनी ऑडियंस को समझने का। जैसे मैं भी अपने इंस्टाग्राम पे कई बार बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ कि आप ऐसा करूँ या ऐसा करूँ, ऑडियंस उस पर रिएक्ट करती है। अभी जैसे एक रिसेंट पे मैंने कुछ ट्यूटोरियल वीडियोज़ बनाने थे अबाउट अ सर्टेन थिंग, तो मैंने ऑडियंस पे डाला अपनी स्टोरी पे कि मैं इसको करूँ या नहीं करूँ। जिसमें भी ज़्यादा लोगों ने बोल दिया, 90%, 10%, जितने भी लोगों ने बोल दिया, मैंने वो चीज़ कर दी। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जहाँ पर आप चीज़ों को इम्प्रूव करके कर सकते हो। तो आपकी ऑडियंस से भी पूछ लो जाके। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अभी तक समझ में आ रहे होंगे, और नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को बार बार भी देख सकते हो, नहीं तो जो भी डाउट्स है नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं हेल्प करूँगा। अब हम आ जाते हैं अपने मॉड्यूल 1 के लास्ट पॉइंट पे, विच इज़ कंटेंट क्रिएशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अभी कंटेंट क्रिएशन के जो गोल्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स मिलके बनते हैं, कोई एक चीज़ से नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक चीज़ से आपकी कोई भी फैक्टर काम कर जाएगा। सो सबसे पहले तो बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट। आपकी ब्रांड के लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए। अगर आप जो भी कंटेंट बना रहे हो तो वो ब्रांड अवेयरनेस इम्प्रूव कर देता है। बेसिकली आपको ये बहुत ज़्यादा क्रूशल स्टेप है। ऑब्वियसली जो इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस है वो एक प्राइमरी गोल होना चाहिए आपका फॉर कंटेंट मार्केटिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस तरीके का कंटेंट को प्रोड्यूस करें जहाँ पर वो चीज़ आपके बारे में बता रही है, वो चीज़ बता रही है ऑडियंस को कि वाई यू गाइज आर डिफरेंट, वाई यू आर डिफरेंट, वाई आई एम डिफरेंट, वाई दिस थर्ड पर्सन इज डिफरेंट। वो कैसे कुछ अलग है या कुछ कैसे अलग है, डांस तो सब कर रहे हैं, पर वाई यू आर डिफरेंट। मे बी यू आर टीचिंग जैज, मे बी टीचिंग हिप हॉप, या फिर तुम कुछ और कर रहे हो। कपड़े सब सिल रहे हैं, पर मे बी शायद आप ब्लाउज बहुत अच्छा बनाते हो, या फिर आप सूट्स बहुत अच्छे बनाते हो। जूते सब बना रहे हैं, पर मे बी आप स्नीकर बहुत अच्छा बनाते हो, आप बूट्स अच्छे बनाते हो। सो योर ब्रांड का अवेयरनेस नीड्स टू कम आउट। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कस्टमर कन्वर्जन। ठीक है, अब कस्टमर कन्वर्जन इज व्हेन द यूजर टेक्स एन एक्शन ऑन सोशल मीडिया पोस्ट और वेबसाइट। तो मैं ये भी नहीं कहता कि कन्वर्जन इज एग्जैक्टली कि हाँ ये कन्वर्ट होकर पैसा आ गया। आई एम जस्ट सेइंग कि वो साइनिंग अप ही कर रहा है ना, अगर आपके न्यूज़लेटर के लिए, या रजिस्टर कर रहा है आपकी वेबसाइट्स की कुकीज़ के लिए, तो भी वो एक कस्टमर कन्वर्जन है, बिकॉज कभी ना कभी जाके वो चीज़ों को खरीद लेगा। ठीक है,
तो कंटेंट क्रिएशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ऐसा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का कन्वर्जन हो, ठीक है। एक और जो ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए दैट शुड बी एजुकेशन। अभी एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको मैथ साइंस पढ़ानी है, बट आपका जो भी पर्टिकुलर नीश है उस पर्टिकुलर नीश में जो भी एजुकेट करना चाहते हो आप लोगों को, जैसे कि अगर मैं विमेन हेल्थ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो विमेन हेल्थ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए, जो शायद रिमोट एरियाज़ में अभी तक औरतों को नहीं पता, उस बात पे एजुकेट करते हुए अगर मैं वीडियोस को बनाता हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फॉर आपका कंटेंट क्रिएशन। दूसरा है आपको एक और चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, दैट शुड बी इंक्रीज ईमेल सब्सक्राइबर्स। ऐसा कहा जाता है, मैं भूल रहा हूँ अभी कि किसने ऐसा बोला था, बट सम रियली बिग पर्सनैलिटी सेड कि इफ़ यू आर नॉट कलेक्टिंग ईमेल एड्रेस तो यू आर नॉट बिल्डिंग एन एम्पायर। क्योंकि शायद फोन्स लोग नहीं उठाएं, शायद मैसेजेस लोग नहीं देखें, हो सकता है मेल्स भी लोग नहीं देखें, बट मुझे जो भी मेल्स आते हैं या फिर अभी भी जो बहुत क्रिएटिव मेल्स आते हैं वो मैं खोल के देखता हूँ। सो यू हैव टू ऑब्वियसली इंक्रीज योर ईमेल सब्सक्राइबर्स। तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि लोग आके अपनी ईमेल आईडी डाल के चले जाएं कि भाई मेरे को भेज तू जो भी बनाता है, ठीक है। ऑब्वियसली आपका एक ऑब्जेक्टिव बिल्ड ट्रस्ट वर्दीनेस होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर तक लोगों को अगर आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, वो आपका कंटेंट देखेंगे ही नहीं। दे विल ऑब्वियसली स्विच प्लेटफॉर्म्स बट दे वोंट कम टू योर कंटेंट। एक और ऑब्जेक्टिव दैट आप रिजल्ट्स दो और कस्टमर रिजल्ट्स दिखाओ। यू हैव टू शेयर कस्टमर रिजल्ट्स, किसने क्या अचीव किया आपके कंटेंट के थ्रू या फिर आपकी सर्विसेज के थ्रू या किसी भी चीज़ के तरीके से, वो कंटेंट के पीस में आपको दिखाना है। आप समझ रहे हो सारे प्रोसेस को। अगर मैं बाई चांस एक बहुत अच्छा डांस मूवमेंट हीलर हूँ, कोच हूँ, तो अगर मेरे थ्रू कोई बंदा एक्चुअली डिप्रेशन से फाइट भी कर पा रहा है ना, तो मुझे वो रिजल्ट्स को अपने सोशल मीडिया पे दिखाना है। तो जिस तरीके से मैं अपने इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे तो मैं दिखाता हूँ कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इट्स अ वेरी आई वुड से अ ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी, बिकॉज लोगों को पता चलता है कि हाँ एग्जैक्टली मैं जाऊँगा इसकी चीज़ में तो मेरे को ये देखने को मिलेगा या ये सीखने को मिलेगा। दैट इज समथिंग यू डेफिनेटली नीड्स टू वर्क। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपके कंटेंट से लीड्स जनरेट होने चाहिए, ठीक है। आप ऐसा कोई बकवास कंटेंट नहीं डाल सकते हो जहाँ पर कोई लीड ही नहीं जनरेट हो रहा, जहाँ पर लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने क्या पीस ऑफ कंटेंट डाला है, उनको कुछ नहीं पड़ता, वो निकल जाते हैं सिर्फ आपको कंटेंट देख के। लीड जनरेशन में भी मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है बिजनेस ही करना है। लीड जनरेशन मतलब एटलीस्ट दैट पर्सन नीड्स टू बिकम योर फॉलोवर। अगर आप किसी को हंसा भी रहे हो एक पर्टिकुलर नीश कंटेंट में, तो दैट कंटेंट नीड्स टू एड अप इतना कि वो बंदा आपका फॉलोवर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक और आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपकी कस्टमर या आपकी व्यूअर्स या आपके सब्सक्राइबर्स की लॉयल्टी होनी चाहिए आपके साथ। वॉट एवर यू विल अपलोड, वॉट एवर योर व्यूज़ आर, दे शुड स्टैंड फॉर यू। वो आपके लिए खड़े होने चाहिए, उनको वो लॉयल्टी दिखनी चाहिए बेसिकली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद जिस भी तरीके का कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो उस कंटेंट में एक ऑब्जेक्टिव हमेशा लेके चलना कि यू हैव टू कीप इंप्रूविंग योर एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो आपको इंक्रीज करते ही रहना है, इंप्रूव करते रहना है, ठीक है। कोशिश ये भी रहनी चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव में कि आप इंक्रीज करो एंगेजमेंट को, ठीक है। लोग आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट करें, कमेंट करें। ये मैं इसके सब पॉइंट्स को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट स्टिल एक रन थ्रू के लिए। सो इंक्रीज करें आपके एंगेजमेंट को। उसके बाद जो भी आप पीस ऑफ कंटेंट बना रहे हो, अगर आप कुछ सेल्स करते हो या आप कोई सर्विसेज में हो, तो इट शुड इम्पैक्ट योर रेवेन्यू। डायरेक्ट इम्पैक्ट होना चाहिए आपके कंटेंट से। आपको ये चीज़ का ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है कि मेरा जो भी कंटेंट मैं बनाऊंगा वो मुझे इतना रेवेन्यू जनरेट करके दिखाएगा, देन यू बिकम अ स्मार्ट कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। उसके अलावा ट्रैफिक तो है ही, बेसिकली आपको ट्रैफिक में ध्यान रखना है कि कितना ट्रैफिक आपके में आ रहा है। आपको रिटेन करने कस्टमर नीड्स टू कम बैक टू यू, बार बार ड्राइव करना है ट्रैफिक को। अथॉरिटी बिल्ड करनी है, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपके कंटेंट से आपकी अथॉरिटी बिल्ड होनी चाहिए। बेसिकली जब मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि अबाउट कि लोगों के पास ऐसी फाइनेंशियल एडवाइसेस हैं कि, और या फिर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ बोल देते हैं तो इट बिकम्स एन अथॉरिटी कि नहीं इन्होंने बोला है ऐसा ही होगा। तो आपको अपने कंटेंट गेम में एक चीज़ का ऑब्जेक्टिव हमेशा ध्यान रखना है कि यू नीड टू ब्रिंग दैट अथॉरिटी ओवर सोशल मीडिया, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपकी एक थॉटफुल लीडरशिप होनी चाहिए उस पर। मतलब बेसिकली
क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होनी चाहिए, इज़ अ वाइटल कंटेंट स्ट्रैटेजी। अगर क्रेडिबिलिटी आपकी है बाय कंसिस्टेंट प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी एंड इंसाइटफुल कंटेंट, ब्रांड कैन हैव दैट लीडरशिप, दैट थॉट लीडरशिप। थॉट लीडरशिप को बिल्ड करने के लिए it actually can be a game changer for your brand, ठीक है ना? Think about it. You are more likely to trust by the people, you're more likely to be called to different places because आपका वो leadership है वहाँ पर, people want you there, ठीक है ना? मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको whenever एक certain चीज़ आती है, they have a leadership वहाँ पर, उनको ही बुलाया जाएगा, so they have that authority, that leadership, ठीक है ना? इट इज़ वेरी, द गोल हैज़ बीन वेरी सिमिलर टू ब्रांड अवेयरनेस, वही सेम ही बात है, बट देन लीडरशिप इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके अलावा अभी हम लास्ट मेरे ख्याल से बात कर लेते हैं। उसके अलावा अगर हमें लास्ट चीज़ अगर नहीं, आई थिंक इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं इसमें। तो ये सारा जो था ये हमारा एक तरीका था चीज़ों को सेटअप करने का, पूरा चीज़ को बताने का। आई होप आपको ये सब चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ गई हों। जस्ट इन केस अगर आपको नहीं भी समझ में आई हैं तो आप कमेंट्स में डेफिनेटली मुझे लिख के बता सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगा नीचे, ठीक है ना? बाकी जो लाइव क्लासेस इसमें कर ही रहे हैं मेरे साथ, उनके लिए हमारा नंबर्स है ही हम आप लोगों के पास, बाकी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी नंबर्स डाल दूंगा, आप वहाँ से भी हमसे इसमें पर्टिकुलरली पूछ सकते हो चीज़ों को। और अगर हमारा डिटेल्ड कोर्स चाहिए आपको, जहाँ पर आप आके हमारे पास सीखते हैं, या फिर आप 1-on-1 लाइव क्लासेस करते हैं, उसके लिए भी नीचे नंबर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाके सीख सकते हैं। बाकी मैं मिलूँगा आपको अब नेक्स्ट मॉड्यूल में बहुत जल्द दोबारा से। हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होने वाला है अबाउट आइडिएशन एंड प्लानिंग ऑफ कंटेंट क्रिएशन, तो फिर हम उसमें मिलेंगे और उसमें बात करेंगे। आई होप यू गाइस हैड अ ग्रेट क्लास। आई विल सी यू ऑल वेरी सून।